आज की सेशन में हम रेड डाटा बुक के बारे में देखेंगे। रेड डाटा बुक जो है, इसमें क्या जो संकटापन्न जीव होते हैं उनको इस बुक में रखा जाता है। विश्व संरक्षण संघ, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा संरक्षण IUCN और IUCNR के नाम से जाना जाता है। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसमें संकटापन्न जीवों को रखा जाता है। और इसमें आगे देखें तो रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड जाति का नाम दिया जाता है। IUCN के 3 वर्ग संकटापन्न, सुभद्य एवं दुर्लभ प्रजातियों को थ्रेटेंड जातियों में के अंतर्गत आते हैं। अब जानवर से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जानवरों के खाल पर जो डिजाइन होते हैं उनके बालों के कारण होते हैं। ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि जो जेब्रा है उसके जो रंग सफ़ेद सफ़ेद होता है, काला काला लकीर की तरह होता है, वह किसके का डिजाइन होता है, तो खाल पर जो डिजाइन होते हैं उनके बालों के रंग के कारण होता है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ सफ़ेद और काली चीज़ देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों अपनी पूरी भाषा है, जिसे जानवरों में एक बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। स्तनधारी के स्तनधारी के शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां मेलियन, इनकस और स्टेपस का पाया जाना है। कुछ प्रजाति को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है सलाद से। सलाद भालू की तरह दिखने वाला एक भालू से अलग जानवर है जो करीब 17 घंटे सोता है और उल्टे पेड़ों पर लटककर आराम से सोते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता है सलाद, और यह सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरता, बाकी पेड़ पे ही सोया रहता है और पत्ते का पेड़ खाकर पेट भरते हैं। बाघ की बात करें तो बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख पाता है और बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेता है, जिससे उससे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। वह बाघ किसके द्वारा ज़्यादा शिकार करता है, तो मूंछों के द्वारा। और बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ अपने इलाके मूत्र करके अपने को गंध छोड़ता है और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है, जैसे कुत्ते भी करते हैं। बाघ हवा के पत्तों के हिलने, शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को अंतर को तुरंत भाप लेता है। हाथी की बात करें तो हाथी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर अपने हाथी कान हिलाता है तो हवा मिलता है। और अगर 3 महीने का बच्चा है तो उसे 200 ग्राम वजन का बच्चा होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10-12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वह पूरे झुंड की
नेता होती है, वही जो है झुंड का संचालन करती है। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, फिर झुंड को छोड़कर चला जाता है। लंगूर। लंगूर की बात करें तो लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश और उन्हें चौकन्ना करता है। मगरमच्छ छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। मछलियाँ जल में रहती हैं, चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी की बात करें तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते, इसलिए दांतों से कुतरने के कारण दांत घिस जाते हैं। इसी प्रकार चूहे भी के दांत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए और पीछे के दांत चपटे बड़े जैसे जो घास चबाने के लिए होते हैं। आज का सेशन पूरा कंप्लीट होने वाला है। सांप हमारे देश में कुल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग, करेल, कभी कभी नाम में पूछता है, दुबोइया और अफाई। जब सांप को किसी को काटता है तो खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के अंदर शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर को मतलब सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जिसे जहर सीरम दवा जो बनाई जाती है किससे बनाई जाती है तो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं जो अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल ही जाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन में हुए कंपन से ही सुन जाते हैं। सपेरों को कालेबिया कहते हैं और कालेबिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, जैसे नागिन डांस। कुत्ते की बात करें तो कुत्ता गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है और कुत्ता एक दूसरे के मलमूत्र की गंध से जान लेता है इसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था या नहीं आया था। केचुआ जमीन के अंदर रहता है, इसे किसान का मित्र भी कहते हैं और मृत पत्तियों और पौधों को खाता है। चींटियाँ को हम सामाजिक प्राणी भी कहते हैं। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती हैं और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती हैं। चींटियाँ चलते समय शरीर पर गंध छोड़ती, इसीलिए जो है ऐसे लाइन की तरह लग जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि इसकी बारात जा रही है, ऐसा नहीं होता है। दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। ये सभी क्या है, सामाजिक प्राणी हैं। मच्छर हमारे शरीर का गंध खासकर पैरों, तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमको ढूंढ लेते हैं कि हम कहाँ पर हैं, तुरंत आ जाते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसमें मिट्टी का तेल अगर डाल दिया जाए तो वहाँ पे मच्छर नहीं पैदा होते हैं। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे जितने बच्चे होते हैं नीचे चले जाते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर पहचान लेती। जैसे सनी देओल का गाना नहीं, मैं तेरी खुशबू से पहचान लूँगा, इसी प्रकार रेशम का कीड़ा भी अपनी महबूबा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है कहाँ है। चूहा को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। इसका भी दांत हमेशा बढ़ते रहता है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में, जहाँ जैसे रहने वाले होते हैं वहाँ चले जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। एक मिनट।
अलग अलग खतरों के लिए पक्षी अलग अलग आवाज़ निकालते। जैसे अगर उड़कर पक्षी का खतरा आ रहा है तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालते हैं। अगर ज़मीन पर रेंगने वाला खतरा आ रहा तो उसका अलग आवाज़ निकलते हैं। बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। शक्कर किसी छोटे पेड़ या झीड़ी की जमीन पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इस घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों की चीथड़ों से बना होता है। दर्जन चिड़िया यह सबसे चालाक चिड़िया होती है। यह क्या करती है? दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसमें थैली सी बना लेती है, उसमें अंडे देती है, जैसे यहाँ की दिख रहा है। चील बाज गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवर खाकर जगह साफ कर देता और ऊंचाई पर उड़ता है। सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो चील है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? तो कौवा है। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीर उन घोंसलों को देखती है और उनसे में से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही अंडे देती है। यानी इसका शादी विवाह किस पर निर्भर होता है? तो घोंसले पर। जिसका घोंसला सबसे अच्छा रहेगा वहाँ पे वो रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाते। उल्लू अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा सकता है। उल्लू रात्रि चर होता है, रात्रि में उल्लू को दिखता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करने की वाली कौन सी चिड़िया है? तो मैना। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ये छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी। कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीजें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयला अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। जब वह उसमें से बच्चा निकलता है देखते ही यह पगला जाता है और दबा के मारता है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, जो घर में रहने वाले स्पैरो। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाती है। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। इसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का। यह गिरवन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र 1913 ईस्वी में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह के संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान बाघों, बारहसिंगा और विश्व के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक केरल में। यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल यानी बायोस्फीयर है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था 1985 ईस्वी में। विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इस पार्क में बाघों का घर भी कहा जाता है। तो बाघों का घर किसे कहा जाता है? तो असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो एमपी में। बांधवगढ़ एमपी प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो साउथ बटन है। कौन सा है? साउथ बटन है, जो अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमीस लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। पहली बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो सरिस्का है, जो राजस्थान में है।
भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है। और बाघों की संख्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो एमपी में ही है। और बात करें तो बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, जो कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। विश्व का एकमात्र रहता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो केपुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। निपेंथिस पौधा होता है। निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं है। ये छाटा प्रश्न है। मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े अंदर फंस जाते हैं। यानी खुशबू या जो चीज़ अच्छी लगती है उसको देख करके कभी भागना नहीं। यहाँ पे महक सुन करके कीड़े मकोड़े इसके अंदर घुसते हैं और यह बंद करके उसका कीड़े मकोड़ों क्या करता है? ख़त्म कर देता है। जो निपेंथिस पौधे होते हुए घर पर्ली पौधा भी होते हैं। बरगद की बात करें तो बरगद पेड़ की लटकन और उसकी जड़ें होती है। ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या करती हैं? सहारा देती हैं। रेगिस्तानी ओक कहाँ? एक रेगिस्तान ओक क्या है? तो यह एक प्रकार का पेड़ है जो रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। पत्तियां ज़्यादा रहेगी तो इसके पत्ते जो है सूर्यग्रहण इसकी गर्मी से इसके पानी को सोख लेते, जबकि वहाँ पे पानी कमी होती है। और इसकी ज़मीन के अंदर जड़ें 250 से 300 फीट तक जाती हैं। जब तक पानी ना पहुँचे तब तक जड़ें अंदर जाती रहती हैं। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो पानी की कमी पड़ जाती है, तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते, पौधे से पानी निकालते। बताओ। जंगल। अब इसका अगला टॉपिक है जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, तो कानून उन्हें अधिकार देता है कि इस जगह पर चाहे वह कुछ भी उगा सकते हैं और उन्हें मतलब वहाँ पे अगर 2007 के अनुसार एक कानून बनाया गया था कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में रह रहा 25 साल से, तो वहाँ पे उसका अधिकार हो जाएगा, वो चाहे जो भी कर सकता है, वह ज़मीन उसकी हो जाएगी। जंगल संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई, बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते हैं। कृषि की बात करें तो भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत का 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे हम कृषिगत भूमि कहते हैं। एक ही प्रकार की फसल उगाने और कई केमिकल को यूज करने से ज़मीन क्या होती है? बंजर हो जाती है। इसीलिए पंजाब के एरिया में धीरे धीरे रूख का रूप मिट्टी ले रही है। एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर में क्या होता है? तो रेशम कीटों का उत्पादन किया जाता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूरों की खेती, हार्टिकल्चर उद्यान कृषि। बीज यानी बिया। प्राचीन बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। अभी भी तो कीड़ों पत्तियां जो है नीम, हम लोग चावल हो गया, गेहूँ हो गया, नीम की पत्ती में रख करके हम लोग रख देते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और इन कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। सोयाबीन फलियां पककर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल आते हैं। काली मिर्च, गेहूं, सौंफ आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज नहीं होता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाते, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होते हैं। यदि बीज
कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं, तो इसका कारण होता है बीज क्षतिग्रस्त है, बीज खराब है, टूट गया है और बीच में कीड़े लग चुके, इसलिए वह जो है नहीं जामा। सब्जियां पौधे के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होता है। लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। विदेश से आने वाली सब्जियां, हरी मिर्च, टमाटर, ये याद कर लेना। हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आए? तो साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर कहाँ से आए? यूरोप से। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी कहाँ से आई? अफ्रीका से। सोयाबीन कहाँ से आई? चीन से। पौधों के भाग जो हम खाते हैं, जड़ को खाने वाला भाग मूली, गाजर, चुकंदर, तना, आलू, प्याज, अदरक, पत्ती, धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कढ़ी पत्ता। बीज चना, बाजरा, गेहूँ, सरसों, धान, ये सभी का बीज खाते हैं। फूल सहजन, केला, कचनार। फली में मटर हो गया, सेम हो गया। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जाता है। जड़ें पौधे को सहारा देती तो जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं। जल को अवशोषण कौन सा करता है? तो जिस मैदान में 1 टिन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टिन जमीन बोलते हैं। कुड़कू झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़कू की भाषा कौन सा है? तोरांग है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। इनको निकालना जरूरी होता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं फ्री का सब लोग बढ़िया से खाते, इसीलिए यह भी खाता है। तो जितने कृषि वाले फसल होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, मतलब उन कमज़ोर हो जाते हैं और सोच सोच के खाते हैं ना, इसलिए। क्रोटोन पौधे या जमीन की दशा को बताती है कि प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहलाती हैं, क्योंकि पत्तियां ही जो है पौधे सूर्य से प्रकाश लेकर के वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे में क्या बनाती हैं? भोजन बनाती हैं। ये तथा जड़, तना, शाखाओं, पत्तियों तक फैली होती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही जो है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इसका उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। झूम खेती क्या है? तो झूम खेती करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। इस जगह बांस या जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते और जमीन में खाद का ये काम करती है। ये ज़्यादातर पूर्वी क्षेत्रों में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर करते हैं। जमीन के जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, ये मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज क्या करते हैं? छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। हम लोगों के इधर अरहर के खेत में मूंग जैसे बोया जाता है। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं वहाँ पे, ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। अब देखते हैं हमारे शरीर के विभिन्न पोषक तत्व। हमारे शरीर में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा में भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन हमारे शरीर के वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। विटामिन आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करती है।
विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और बी के भी कई नाम होते हैं, इसलिए हम बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की कितनी मात्रा होती है? तो अल्प मात्रा होती है। विटामिन ए हमारे त्वचा, आँखों, विटामिन से बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करती है। विटामिन डी अस्थियों को मजबूत करती है। और विटामिन डी किससे मिलता है? तो सूर्यग्रहण से मिलता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से सर्वाधिक या अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं चावल में कार्बोहाइड्रेट समृद्ध होती है। अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलती है? तो सोयाबीन में मिलती है। इनके अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशो क्या काम करते हैं? केवल भोजन को, जैसे नली में अगर भोजन पचे ना, इसीलिए आहारी रेशो तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रुक्षांश किसे कहते हैं? तो आहारी रेशो को रुक्षांश कहते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल आदि हैं, सब्जियां हैं। रुक्षांश होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही भोजन को नीचे सरकाने में मदद करते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो उसमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। विटामिन द्वारा कौन सा रोग होता है? तो विटामिन द्वारा अपूर्णता का रोग होता है। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण क्या होते हैं? अलग हो सकते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा नहीं है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए, डी, ई के जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। भूख लगने पर मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है कि हमको भूख लगी, यानी पेट में चूहे कूद रहे हैं। जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियां होती है। चबाकर खाने से लार में टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देती है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके: भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर। चार प्रकार के पकाने के तरीके यह सीटेट में पूछा जाता है। अचार रखने के लिए कांच के जार और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए और अचार ना खराब हो। जब दस्त लगते हैं तो उल्टियाँ होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल आता है, इससे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि पानी की कमी पूरी की जाए। जब उल्टी या दस्त हो तब थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला होना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी। बीमारी से रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती है लेनी चाहिए। मलेरिया रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे। मलेरिया बुखार में कभी ठंड लगती है। मलेरिया मादा आज पेपर देने जाओगे ठंडी लगने लगे, इसका मतलब मत सोचना कि मलेरिया हो गया है, आज तो लगेगा ही, ठंडी है इसीलिए। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना यानी कि पेड़ की छाल से ही निकाली जाती है। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं और उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है एनीमिया के कारण। उधोयु क्या है? अरे वाह, देखते ही भूख लग गई। सर्दियों आज भूख लग जा रही ना इसको देख के, आज यही सब मिलेगा आगे। सर्दियों में खेत में हो रही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयलों को अंगारों में मटकों को उल्टा रखकर सब्जी पकाया जाती है। इस पकी सब्जी को उधोयु कहते हैं, गुजराती भाषा है। यानी सब्जी इसको उल्टा करके पकाते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं? उधोयु। उधोयु का अर्थ होता है उल्टा। उधोयु के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी लेते हैं। लिंगहुफिन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। वहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं हाँ मटन दे दो, मीट दे दो, वहाँ पे कहेंगे हाँ क्या कहेंगे कि लिंगहुफेन दे दो। खाने की चीज़ों को जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय, जैसे दूध को उबाल के रखते हैं ताकि ख़राब ना हो। हरा धनिया गीले कपड़ों में लपेट कर रखते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। लहसुन प्याज को खुले में रखते हैं, नमी से बचा करके सूखे में। मधुमक्खी पालन, बिहार के मुजफ्फरपुर का वो चाहा कौन सा
बोचाहा गांव इसके इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को मधुमक्खी पालकर शहद निकालते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालना शुरू करने का भी सही समय होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। लीची के में फूल फरवरी में लगते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में बहुत कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाले मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती रहती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता तो अलग तरह से नाच करती है, आओ सब बोल, सभी लोग क्या मिल गई, शहद मिल गई है। दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों का पालने का भी काम इन्हीं का होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी में के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इग्लू क्या है, तो इग्लू एक ऐसा घर बना होता है जो किसका बना होता है, ठंडे प्रदेशों में बना होता है। बर्फ के घर कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश में। और घर को क्या कहा जाता है, जो एक घर होता है एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, चांगथांग। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यह चांगपा नाम की प्रजाति है जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं, यहाँ जहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति आवर की हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पे एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है, पेट्रोल रहेगा तो जल जाएगा, सीधी सी बात है। रेबो अर्थात टेंट के पास ऐसी जगह होती है जिसे लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारों पत्थरों की बनी होती है। हर परिवार में जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाया गया होता है, नहीं रहेगा तो कैसे सब लोग पहचानेंगे। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती है और फिर लौट कर उन्हें दोबारा गिनती है। अगर एक ठीक गायब हो गई तो फिर क्या करेंगे। ये लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। हाँ, ये आ गया दमदार पार्ट, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल। पश्मीना शाल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों को मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर पर होती हैं, तभी मुलायम होता है। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस -4 रहेगा, यहाँ 40 नहीं रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है, जिनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा जाते हैं, जिनका प्रयोग किस में किया जाता है, पश्मीना शाल बनाने में किया जाता है। इनका पतला बाल होता है, इनका एक बाल और हम लोगों का 6 बाल बराबर होते, इतना पतला इन लोगों का बाल होता है। यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल तैयार होती है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्म करता है। ब्रेल लिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीटेट की जान कहे वाले। लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। इनकी पहले पढ़े हुए थे, लेकिन 3 साल की उम्र में इनकी आंखें पिताजी के औजार से खेलते हुए इनकी आंखें फूट गई थी, दोनों आंख गायब हो गई थी। आंखों की रोशनी चली, लेकिन इनकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो इन्होंने पढ़ने के लिए अपना एक बढ़िया से अलग सिस्टम बना लिए, जिसे हम लुई स्क्रिप्ट कहते हैं। जो बच्चा या देख नहीं पाता उसके लिए प्रयोग में लाई जाती है। एक मोटे कागज पर नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कितने बिंदु होते हैं, तो 6। लुई ब्रेल लिप पे कितने बिंदु, 6 बिंदु। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ाया जाता है, यह ब्रेल लिप कहलाती है। इसमें यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल एक गरीब किसान परिवार में 1822 ईस्वी में जन्म हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किया और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। कितने पौधे पर, 28,000 पौधे पर। मटर के पौधे पर कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदुरा,
और इनसे निकली आगे की पीढ़ी बीजों में भी बीज या तो मुलायम हो गए या फिर खुरदरे। बीज का रास्ता कुछ भी नहीं होता है। अलबरूनी ये तालाबों के लिए जाने जाते थे। प्रश्न पूछा जाता है अलबरूनी कहाँ का निवासी था, तो उज्बेकिस्तान का। किस लिए यहाँ भारत में किस चीज़ की बढ़िया से प्रशंसा की है, तो तालाबों के बारे में बताया है कि यहाँ के तालाब बहुत अच्छे हैं, चबूतरे हैं, बढ़िया से सीढ़ी बनी हुई है, ये सभी बताता है। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहाँ 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई। तब वे कुल 12 वर्ष की थीं। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई हैं। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए टीम मेंबर बनी थी और 23 मई को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखी थी। इनके साथ एक मेंबर भी गई थी जो एक साथ कदम नहीं रख पाई क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। अब बताओ निकले दोनों लोग, अब एक व्यक्ति को जगह नहीं था, वो बेचारा रख नहीं पाया इसलिए इनसे पीछे हो गया। इनको दोनों लोगों को समान अधिकार देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, खैर तो अलग बात है। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया और झंडा फहरा, ये तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा भी कहा जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी इस समय तो दिल्ली विश्वविद्यालय की कुलपति भी बनी हुई है। कर्णम मल्लेश्वरी को भी स्वर्ण पदक भी प्रदान किया है। ये एक वेट लिफ्टर है और कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की। 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं कर्णम मल्लेश्वरी। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। चमकता सितारा, ये तो बिल्कुल पूछा जाता है सीटेट में। सूर्यमणि एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों को की असाधारण कहानी जैसे स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि ये लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों में गाएं, अपने ही गीत गाने यानी अपने ही रीति रिवाज में ढलें और उन्हें भूलें ना, और अपने पहनाव को की चाव से पहने। अब तक तो नए मॉडर्न ज़माना में सब लोग धीरे धीरे कपड़े फाड़ फाड़ के पहन रहे हैं, जबकि यह चाहती थी कि इनके जो भी जैसे वेशभूषा है, जो इनके रीति रिवाज है, उसी के अनुसार ही सारी चीज़ हो, गाना हो। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही अपनी कुड़क, ये प्रश्न पूछा जाता है। कुड़क भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोरांग केंद्र में होता था। तोरांग में कुड़कू समाज और अन्य आदिवासियों को खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। इस जगह का नाम तोरांग रखा। तोरांग कुड़कू भाषा में क्या कहा जाता है, जंगल। कुड़कू भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसे उराव भाषा भी इसीलिए कहते हैं। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली महिला हैं। आज का सेशन लंबा होने वाला क्योंकि पूरे ईवीएस को हम कवर करते हैं। ईवीएस कहाँ तक आता है, 1 से 5 तक सीटेट में आते हैं। सुनीता विलियम्स कुछ के अनुभव और स्पेस में, वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते थे, फ्लोट करते थे। जैसे यहाँ पे उड़ते हुए फ्लोट करते हैं पक्षियाँ, वैसे वहाँ पे जो है इन्होंने बताया कि सब लोग फ्लोट करते, एक जगह आप बैठ नहीं पा सकते। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले उनके फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था। और कितना अच्छा लग रहा होगा, बबल पकड़ो। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे, स्ट्रेट रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कब गए थे, 1969 ईस्वी में। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर में, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के सापेक्ष उल्टे होते हैं। अब प्रश्न समझ में आया क्यों उल्टे होते हैं। परिवार, एकल परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ
माँ बाप और बच्चे होते, यानी मतलब अगर मम्मी पापा और बच्चे हैं तो वहाँ पे क्या है, एकल परिवार। और वहीं दादा दादी कई पीढ़ी के हैं तो संयुक्त परिवार। एमसीएफ 2005 के अनुसार 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितने भाग थीमों में बांटा गया है, तो 6 थीम। कौन कौन से? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। मिड डे मील, मिड डे मील मध्याह्न स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 ईस्वी को की गई थी। 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया था। वर्ष 2003 में इसका विस्तार करके शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दी गया। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। अंग्रेजों किसने किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। यह किससे संबंधित था? तो नमक कानून से संबंधित था। गांधी जी कहते हैं जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे हम बनाने में पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की और इससे गलत कानून को तोड़ा। जल, जल एक नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी जल, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। सभी प्राणियों के लिए आवश्यक जल जल के बिना कौन कैसे रहेगा, तो सभी प्राणियों के लिए तो आवश्यकता है ही। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं, इसीलिए बचा है, नहीं तो मानव उसे भी पी जाते ले आगे शहरवार में। आलवण जल केवल कितना, मतलब पीने का पानी कितने परसेंट? 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों से ढका मतलब के रूप में है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ क्या होती है? मर जाती है। जल का सूत्र क्या है? H2O। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। वैसे क्लोरीन डालकर भी हम साफ करते हैं। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा रोग होता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। मृत सागर में नमक की लवणता ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा होती है। 300 ग्राम होता है 1 लीटर में, इसलिए मानव क्या होते हैं उसमें तैरते रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है। तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ एक प्रकार का क्या है? तो संगठन है, गैर सरकारी संगठन। यह जल संरक्षण से संबंधित है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनवाए हैं। जोहर तालाब मतलब वही तालाब। कुआं व बावड़ी, कुआं व बावड़ी क्या है? सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में उपयोग की जाती है। कहीं कहीं भारत के राज्यों में यह भी कहा गया कि आपके ऊपर जो पानी है उसको आप जमीन पर एक जगह इकट्ठा करोगे। कुएं में सूखने के प्रमुख कारण, कुएं ज़्यादातर क्यों सूख रहे हैं? पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन का पानी तेज़ी से कम होता जा रहा है। झील कम हो रही, जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था झील नहीं है तो पानी नीचे नहीं जा रहे हैं। पेड़ और पार्क के चारों ओर मिट्टी के सीमेंट से ढका जा रहा है जिससे वर्षा का पानी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता है। घड़सी सर क्या है? सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब भी वह भी पूरा मतलब कई किलोमीटर में तालाब ऐसा बनाया गया था, जब बारिश का पानी ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा और फिर ये भरेगा। घड़सी सर एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। गैस द्रव से ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। ग्रीन हाउस गैस पूछी जाती है। ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरो यानी CFC हो गया, मीथेन हो गया, सभी कौन सी गैसें हैं? तो ग्रीन हाउस गैस हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है।
इसके बनने के लिए गति बहुत धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ज़मीन के अंदर से निकलने वाला कच्चा तेल कैसा होता है? तो एक मूवी थी, उसमें कच्चा तेल निकालने की नाली का पानी खोद के निकालता, कहता अरे वाह हमको क्या मिल गया, पेट्रोलियम मिल। चलो कोई नहीं, ये जोक के लिए था, इसमें लिखा नहीं है। जिसमें गंध होती है, जैसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन क्या कहते हैं? तो जब खनिज मतलब गंदे तेलों को ला करके उसमें से अलग अलग प्रकार के तेल निकाले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिफाइन कहते हैं। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, वायुयान के प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस सभी बनते हैं। गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है? तो हैदराबाद में। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है, जिसे बेसन्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1800 से 1687 ईस्वी तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था, पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस यानी रावण का जैसे लंका में नहीं बनाया था, उस हिसाब से यहाँ पे था, जिससे वह आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय कांच की बंदूकें बनती थी। उस समय किसकी बंदूकें बनती थी? कांच की। हजारों सालों में घुमंतू वर्ग कांच से चीज़ें बनाते आ रहे हैं। कांच, तांबे और टिन की क्या है? मिश्र धातु है। सुल्तान अब्दुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। अब असम की बात करते हैं। असम में घर 10 से 12 फीट ऊपर होती हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह बारिश मतलब वहाँ पे बांसों पर घर बनाए जाते हैं। बारिश ज़्यादा होती है इसीलिए ये बांस बनाए जाते हैं, और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। बढ़िया व्यवस्था असम की है। यह बांस को गरीबों का टिम्बर भी कहते हैं। बिहू। बिहू क्या है? तो माघ बिहू 14 से 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया को मनाया जाता है। पहले दिन को क्या कहा जाता है? उरुका। इस दिन अस्थायी शेड छप्पर बनाते हैं। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक प्रजाति है। बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। भेला घर बांस और घास से बनाया जाता है। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात भुगतो चावल और रस वाली सब्जियां को कहते हैं। केरल देखते हैं। केरल राज्य में केरल में टपियोका जमीन के अंदर उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है, जिसे केरल लोग उबाल कर खाते हैं। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, जो केरल में पाई जाती है। केरल की भाषा मलयालम है। केरल में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मुम्मा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन और चाची को कुजम्मा कहते हैं। पिता को अप्पा कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है सीटेट में कि मौसी को क्या कहते हैं, चाचा को क्या कहते हैं, पापा को क्या कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग करते हैं। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। कथकली की नृत्य कहाँ पे होती है? केरल में। यहाँ केले के फूलों से सब्जियाँ बनाई जाती हैं। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। समुद्र के किनारे वाला है ना। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। इसकी राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में स्थित है। मल्लापुर जिला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 200 पुल है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी क्या बराबर पूछे जाते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। आबू धाबी यह रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। जहाँ पानी बहुत कीमती है, क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती और ना ही नदियाँ, झील, तालाब है। यह रेतीली ज़मीन होती है। यहाँ पर कैक्टस पेड़ पौधे पाए जाते हैं। खजूर के पेड़ मिलते हैं। अबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम है। लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं, जिनकी छत फर्श, ये चीज़ याद करना, छत फर्श लकड़ी की बनी होती हैं। उस पर चूने मोटी परत चढ़ी होती हैं।
जहाँ यहाँ लद्दाख में कम बारिश होती है, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। मोटे पेड़ तथा तना छत को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने लगते हैं, आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती, यानी दरवाज़ा नहीं होती। गर्मी के मौसम में यहाँ लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होता क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं। हिमालय की वृष्टि छाया में रहते हैं। वृष्टि छाया क्या होता है? जिधर हिमालय का ऐसा भाग जहाँ हिमालय की छाया पड़ती है उसको हम वृष्टि छाया कहते हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं लद्दाख में। वाह भाई। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। यह सकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में झूले झूले का मतलब होता है वेलकम। वेलकम मतलब स्वागत। ट्राली लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। स्किट पोपुल लद्दाख का एक क्या है? गांव है। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और इनकी छत कटीली झाड़ियों से बनती है। राजस्थान में टैंक को टंका भी कहते हैं। यहाँ टंका कह दोगे सब लोग कहेंगे सरकारी नल। अपने गांव में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में गिरे और बाद में पानी इसे छानकर उपयोग में लाया जा सके। यहाँ बहुत कम बारिश होती है। टेकला गांव में 1600 मीटर ऊंचा है जो राजस्थान के झालर पतन या झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खेजैली गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। इसे हम चिपको आंदोलन भी कहते हैं। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई प्रजाति की जो जाति हैं पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील और इनकी रक्षा करते हैं। इसी में तो सलमान खान जी फंसे हुए हैं जो कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। यहाँ के लोग जानवरों के बच्चे को भी अपना दूध पिलाते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी एक गांव हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं क्योंकि वो मतलब जानवर से प्यार करते हैं। खेजैली गांव में खिजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी कभी भी इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगते। इसकी फलियों से सब्जियां बनती हैं। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। तो वहाँ वाले तो खाएंगे ही, बाहर वाले थोड़ी जाएंगे पत्ती खाने के लिए। बिहार में मधुबनी नामक जिला है जहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। चित्र पिसे हुए चावल के घोल रंग में मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जंतु भी साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही बना है। श्रीनगर में कुछ पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ पर्वतों में और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी की सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट लंबी हो सकती है, 8 से 9 फीट चौड़ी। डोंगा ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार के खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? डैब कहते हैं। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते जिसे और गोवा में नारियल के तेल में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कश्मीर में मछली को कैसे खाते हैं? तेल में पकाकर, और वहीं गोवा में नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। उर्दू डोगरी कश्मीर की क्या है? भाषा है। आप पहुंच चुके हैं कहाँ? मेरी ट्रेन गाड़ी पहुंच चुकी है मनाली में। और मनाली देखते हैं। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ता है।
यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छत क्या होती है, ढालू होती है। आज का सेशन बिल्कुल लंबा होने लगा, इस सेशन में पूरे ईवीएस को हम कंप्लीट कर देंगे। अभी आज ही पेपर देना है, तो आप सभी इसको देख करके पेपर देंगे तो 100% श्योर है ईवीएस इससे बाहर नहीं जाएगा। नल्ला मुड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में क्या करती है, मदद करती है। ये बहुत अच्छा काम है। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है, तेलुगु है। पोचमपल्ली जिला, अभी ये प्रीवियस ईयर पिछली बार क्या किया गया था, पूछा गया था। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में। इस जिले का अधिकतर लोग बुनकर हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली या कलमकारी कहते हैं। पहले पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में पड़ता था, अब कहाँ, तेलंगाना। अगर क्वेश्चन में आएगा कि पोचमपल्ली कहाँ है तो तेलंगाना। मैंने इसको गलत कर दिया था, अब मुझे पता चला, क्या करूँ, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कन्नौज का जिला इत्र के लिए मशहूर है। फूलों से गुलाब और जल केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार फूलों की सब्जी, पूछा जाता है कि कचनार जो फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। आय तेरी की। उत्तराखंड, उत्तराखंड या पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र होता है और यहाँ पे फूलों की घाटी पाई जाती है। बस इतना याद करो, 2 पॉइंट अधिक है, बहुत है। मुंबई, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन पुलिस मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। और नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई से ही है। सोलापुर, एक 16 घास भी पाई जाती है, कहाँ पे, मुंबई में। सोलापुर मुंबई में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम अभी मुस्तफ़ा खान कोच रखा गया। और अभी हाल ही में मुस्तफ़ा एक पुरस्कार होता है, उसको मुंबई ही पाया है। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। वर्ली क्या है, एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। अब इसके बाद चलते हैं पूर्वी भारत, मिजोरम। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल क्या है, चावल है। यहाँ चावल की लाटरी निकाली, जमीन को साझा मानकर सभी लोग बारी बारी से उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं और झूम खेती प्रसिद्ध है। अब चलते हैं कहाँ, कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा क्या है, कन्नड़ है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। होलकुड़ी गांव कर्नाटक में है। और बच्चों की पंचायत बीमा कहाँ संघ होलकुड़ी गांव में है। ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है, सूर्य है। पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। जो सूर्य से खाना बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक। अब लोग कुछ लोग सोचते हैं पेड़ पौधे को उत्पादक कहा जाता है, वो भी खाना खाते हैं लेकिन वो सूर्य से बनाकर खाते, इसलिए उनको उत्पादक कहते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा 2 प्रकार से होती है ना, एक नवीनीकरण, एक अनवीनीकरण। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्मी ईंधन है। जीवाश्मी ईंधन के निर्माण कई वर्ष लग जाते हैं और इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अनवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं। जीवाश्मी ईंधन में जैसे कोयला हो गया, कोयला कहाँ से मिलता है, तो रानीगंज झरिया। यहाँ से उतना नहीं पूछता, बस ये पूछ लेगा कि जीवाश्मी ईंधन क्या क्या है। कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ऊर्जा के गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, बायोमास से प्राप्त ऊर्जा हो गया। ये सभी कौन सी ऊर्जा है, तो नवीनीकरण ऊर्जा है। पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण संगठन IUCN। अभी इसको मैंने देखा, इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। यह जो पशुओं को लुप्त होने से रोकना और प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यह क्या करता है, तो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के कार्य करता है। UNEP, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। यह क्या काम करता है? तो विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा का निर्माण करता है। IPCC, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना है। अर्थ समिट 1992 पृथ्वी सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 ईस्वी में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देख लेते हैं। अब सेशन लास्ट होने वाला है, बस पहुंचने वाले हैं अपने जो बस 1 घंटा, ये वीडियो 1-1.25 घंटा का बनेगा, इसमें पूरा कंप्लीट ईवीएस, कोई दिक्कत नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व प्रवासी दिवस 14 से 15 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व वन प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। अब कृषि से संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, फ्लोरिकल्चर फूल की खेती, फ्रूटिकल्चर फ्रूट मतलब फल, फलों की खेती, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, मोरिकल्चर मलबरी की कृषि, सिल्वीकल्चर वनों का विकास का प्रबंधन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, फ्लोरिकल्चर सब्जियों की खेती, मोनोकल्चर एक बार में एक ही फसल उगाना मोनोकल्चर कहलाता है, और मैरीनिकल्चर समुद्र में समुद्री जीवों का भोजन हेतु कृषि, हाइड्रोकल्चर पानी में कृषि या मिट्टी के कृषि कार्य, एक्वाकल्चर जलीय जीवों में जलीय पौधों की कृषि। मानव रोग, क्षय रोग किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं द्वारा। खसरा रोग वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, हैजा जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड जीवाणु, हेपेटाइटिस टाइफाइड जीवाणु द्वारा, हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट वर्तमान में विश्व में 35 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें से भारत में कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से? इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका सुंडालैंड। नृत्य, घूमर राजस्थान, भांगड़ा पंजाब, लावड़ी महाराष्ट्र, चोंग नागालैंड, ओडिसी ओडिशा, बिहू असम, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश, कथकली केरल, छऊ झारखंड, गढ़वाली उत्तराखंड, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, रासलीला उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात। राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्र ध्वज, इसका अनुपात कितना है? तो 3:2 होता है। अगर मतलब लंबाई चौड़ाई लिखते हैं तो 3:2, और इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसमें 3 रंग होते हैं, हरा लाल सफ़ेद, 24 तीलियों का एक चक्र बना होता है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसे कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में। इसके लेखक कौन है? तो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम है। यह किससे लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया, और इसे कब स्वीकारा गया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा? अशोक चक्र स्तंभ। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो
मुंडकोपनिषद से। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ से स्वीकारा गया है। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न। और भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा। राष्ट्रीय पशु अप्रैल 1973 में पायल या रॉयल बंगाल टाइगर के नाम, यानी ये समझो कि बंगाल प्रोजेक्ट बंगाल टाइगर 1973 ईस्वी में। राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 राष्ट्रीय पक्षी मोर बनाया गया था 26 जनवरी 1963 ईस्वी को। मोर का जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाओ क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? कमल है और इसका नाम क्या है? नीलम्बियन न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय खेल कौन सा? भारत का हॉकी है। 6 स्वर्ण पदक जीता गया था, इसलिए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को बनाया गया। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है या वट वृक्ष भी कहते हैं। इसका वनस्पति नाम क्या है? फिगस बेंगलेसिस। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा? हाथी कब स्वीकारा गया था? 2010 में। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? डॉल्फिन। कब स्वीकारा गया था? 18 मई 2010 ईस्वी को। भारत का राज्य की भाषा क्या है? तो भारत का कोई राज्य की भाषा नहीं है, जबकि भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। भारत का क्या है? राज्य की भाषा। भाषा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषा थे, इस समय कितने हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था, जो रुपये का चिन्ह बना हुआ है वह। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? आम है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगी फेरा। भारत का राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता 3 है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो राष्ट्रीय पंचांग राष्ट्रीय कैलेंडर ये जो है शक संवत पर आधारित। किस पर? और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च को 1957 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है उसका पहला महीना कौन सा है? तो चैत महीना। बस हमने आज के सेशन में ईवीएस को कंप्लीट कर लिया। अब इस वीडियो को देखकर आप पूरे कॉन्फिडेंस से ईवीएस को आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से जो है यूपीपी की तैयारी के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ।